हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो होता है चेन प्रॉब्लम। चेन की अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। जैसे मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में दिखाया था कि चेन एक किसी प्लेन पे हैंग कर रही है तो कितना लेंथ उसकी हैंग कर सकती है। इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर, इसमें मैंने आपको बताया था कि चेन के जितने मैक्सिमम डिफरेंट क्वेश्चन है वो सारे एक ही वीडियो में बना के दूंगा। तो आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको चेन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये एक चेन है, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन करते थे हम। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता था, उसके क्वेश्चन कर लिए भाई, वो यहाँ से गया, फ्री फॉलिंग केस देखे, बहुत सारे क्वेश्चन किए आपने, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाए तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये चेन जो होती है बच्चों छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ एकदम पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में, है ना। अब देखो, जैसे एक चेन रखी है ग्राउंड के ऊपर ऐसे, चेन की बजाय रॉक भी बोल सकता है बच्चों, है ना। तो भी मतलब हम यही मानेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि अगर इस चेन को आप, सारी कैटेगरी सिखाऊंगा बच्चों। जैसे इस चेन को आपने ऐसे वर्टिकल हैंग कर, मतलब खड़ा कर दिया, ये ऐसे रखी थी, अब इसको ऐसे पकड़ लिया। तो मतलब जैसे ये पेन है और इसको ऐसे किया, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी होगी। तो देखो, और कहाँ के रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट। तो बच्चों हम चेन को थिन मानते हैं, लॉन्ग तो होती है लेकिन थिन होती है। मान लो इसका मास m, ठीक है, और ये लेंथ l है इसकी, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 है, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल पे ही सारा मास लाई कर रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखें, इस केस में तो भाई सारा मास, मतलब ये तो इसकी एक टिप इस पॉइंट पे लाई कर रही है, बाकी तो सारी ऊपर है ना। तो हमसे पूछा जाए कि बता भाई, ये लेंथ l है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अब। तो देखो क्या करना है बच्चों, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा। आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लो मैं कहूं कि भाई इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिला हुआ मान लो कि भाई छोटे छोटे एलिमेंट है, ऐसे 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 ऐसे, और किसी एक एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। और ऐसे सब टुकड़ों की पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ जाएगी। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर इसका आंसर mgh होना चाहिए, mgl। बच्चों नहीं, क्योंकि मास ना यहां से लेके यहां तक लाई कर रहा है। mgl तब होती है जब सारा मास यहां रखा होता है, m और ये l हाइट पे होता है, ठीक है। तब हम mgl मानते हैं इसको। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, x हाइट ले लेंगे और इसकी थिकनेस हमने मान ली कि dx, एक एलिमेंट लिया और ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो देखो dm कितना होगा, m बाई l इंटू dx। ये कैसे आ गया सर, अभी तो अंडरस्टूड है यार। जैसे लेंथ l का मास m, 1 मीटर का कितना होगा, m बाई l, तो dm कितना होगा, dx लेंथ का मास कितना होगा, m बाई l इंटू dx, यूनिटरी मेथड, ठीक है। और आज इस पूरे चैप्टर में ना m बाई l को हम लैम्डा लिख लेंगे, मास अपॉन लेंथ। इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां जैसे मुझे लैम्डा लिखना है तो मास अपॉन टोटल लेंथ, लैम्डा गिवन होगा, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का मास पता करना होगा तो लैम्डा में वो लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो लैम्डा है ना ये, ठीक है। तो मतलब एक बार फिर समझ लो, हमें इस डिस्टेंस का मास पता करना था, तो लेंथ एल का मास m, 1 मीटर का ये, तो dx मीटर का कितना होगा, 1 मीटर का इतना है तो dx का कितना होगा, m बाई एल इंटू dx, ठीक है। और उसको हम लिख दिया dm, स्मॉल लेंथ तो स्मॉल मास। क्लियर है बात। अब देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी, ये मास पता लगा। अब ये छोटा सा मास है तो छोटी सी एनर्जी होगी, कितनी होगी, du, dm इंटू जी इंटू कितनी हाइट पे है ये, इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सोचो बच्चों, अगर ऐसे में छोटे छोटे एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी छोटे छोटे जोड़ते जाऊं तो टोटल आ जाएगी ना, ऐसे, ठीक है। अब देखो dm कितना होगा, लैम्डा dx, या कह सकते हैं m बाई एल इंटू dx इंटू जी इंटू, ठीक है। देखो भाई जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर लिख लो और x dx, क्लियर है। अब x की वैल्यू, यहाँ पे x कितना है,
0, और यहाँ पे कितना है भाई, सबसे पहले एलिमेंट यहाँ है, बढ़ते जा रहे आखिरी एंड तक कितना हो गया एल के बराबर एक्स की वैल्यू। तो 0 से केवल में यहाँ आ रहे हो, u इक्वल टू एम बाई एल इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 0 से देख सकते हैं एक्स एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये एल से एल कट जाएगा, कितना आ जाएगा एम जी एल बाई। पोटेंशियल एनर्जी चेन की रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई एम जी एल बाई। क्लियर है? ऐसे सर ये आधी कैसे हो गई? तो क्योंकि मास ना पूरा इस साइड पे नहीं था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था यहाँ पे 0 से लेके एल तक। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आगे वैसे एक टॉपिक आएगा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप हमेशा ऐसे मान लो, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो भी लेंथ है, जैसे ठीक है लेंथ एल की मान लो चेन है ऐसे, ठीक, उसका लेंथ एल मान ली हमने, ये उसका जो मास एक्ट करता है वो एल बाई 2 पे होता है, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो हमसे पूछा जा रहा है, क्लियर हो गया ये? तो मैंने बताया था जब मैं आपको वर्क डन के क्वेश्चन करा रहा था, तो मैंने कहा था कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी आपको। अगर लीनियर ऑब्जेक्ट हो, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो, तो उनको आगे पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर्स में। तो आज चेन के क्वेश्चन आज देख लेते हैं, बाकी और क्वेश्चन को अगली क्लासेस में, ठीक है। अब ये आपको पहले ही बता रहा हूं मैं, ये मेरा चैलेंज है कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं इन क्लासेस में, ठीक है। तसल्ली से पढ़ रहे हैं बच्चों हम। वो अलग बात है कि कोई देख रहा है वीडियो को, नहीं देख रहा है, तो जो भी देख रहा है उसको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ अपनी तरफ से कि इसमें हर चीज बताई जाएगी चैप्टर में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये एम जी एल बाई 2 हमने ऐसे लिखा, ठीक है, पोटेंशियल जी आ गई। अब क्वेश्चन आ जाए आपका, देखो अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्वेश्चन आ जाए कि भाई जैसे एक चेन है ये, ठीक है, ऐसे रखी थी, लेंथ एल की चेन, ठीक है, आपने इसको वर्टिकल राइज कर दिया, बताओ इसमें कितना वर्क होगा? तो सिंपल है, चेंज इन पोटेंशियल है ना, काइनेटिक एनर्जी तुम रेस्ट में मान रहे, यहाँ पे भी रेस्ट में और यहाँ पे भी रेस्ट में, ऐसे से हाइट रेज कर दिया, तो वर्क एन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चे? एम जी एल, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक, समझ में आ गया बच्चों? और जरूरी होता पोटेंशियल इसे वर्टिकल ही राइज करे कोई, ठीक है, ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल राइज करे। अब पहले थोड़े से इसी तरीके क्वेश्चन देखते हैं, इनको कर्व भी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं पहले इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे क्वेश्चन आया कि एक चेन है ऐसे टेबल पर रखी हुई है, ठीक है, ऐसे। इस चैप्टर में आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ये ऐसे रखी हुई है टेबल के ऊपर, बिल्कुल इसका एक एंड इधर है और ये लेंथ एल की चेन है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ स्मूथ है, ये फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू 0, हमने इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दिया ऐसे हल्का सा, तो स्लिप करना शुरू कर देगी, होगा बच्चों ये ऐसा, चेन को ऐसे हल्का सा स्लाइड करा, नीचे स्लिप करना शुरू कर देगी। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा थोड़ी देर बाद, मतलब ये स्लिप करना शुरू कर देगी। हमसे पूछा जा रहा है, मान लो इसका ये एंड है ए और ये एंड है बी, तो जिस टाइम ये इसका एंड बी यहां से लीव कर रहा होगा, पूरी गिर गई होगी चेन वर्टिकल, बी लीव कर रहा होगा, तब उसकी स्पीड कितनी होगी चेन की, आखिरी एंड लीव कर रहा होगा तब। देखो बच्चों, हमने सोचा कि भाई ये कुछ ऐसे हालात, ठीक है, ये पॉइंट ए होगा और ये बी। अच्छा चेन में एक बात याद रखनी है, जो भी स्पीड होगी वो पूरी चेन की एक ही स्पीड होगी, ठीक है, समझा बच्चों? तो हमसे पूछा जा रहा है जब ये लीव करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। बच्चों तुम्हें एक और बात बताता हूँ, चेन के क्वेश्चन में ना आप बहुत सारी क्लासेस देखते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये सीखना है कि कब हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, कब किस केस में फोर्स देखना है, एक्सेलेरेशन देखना है, ये चीजें बहुत बारीक है, ठीक है, ये मैं आज आपको सिखा के भेजूंगा। देखो अब जैसे ये लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल, तो अब आप सोचो ये रेफरेंस लेवल ले हम, अच्छा हाँ पहला क्वेश्चन है कि हम कैसे सॉल्व करें। एक बच्चा सोचता है सर फोर्स पता कर लो किसी पर्टिकुलर लेंथ पे जब हो, तो एक्सेलेरेशन इंटीग्रेशन करें, ये सब बहुत तरीके हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन आसान तरीका मैंने क्या बता रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब वो फंस जाए तब दूसरे मेथड पे सोचना चाहिए, अदरवाइज यहाँ तो कंडीशन लगी रही है ना
कि भाई ये यहाँ से फ्री किया, ये ऐसे नीचे गिरना शुरू हुआ, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक सही तरीका है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। तो देखो हमने इसको रेफरेंस लेवल मान लिया, ठीक है। हम लिखेंगे के इनिशियल यू इनिशियल इस रेफरेंस लेवल के, ठीक है। के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इस रेफरेंस लेवल पे ही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो पोटेंशियल जीरो जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पूरी चेन का मास है, गिवन होगा। और जब ये चल दी यहाँ से, अब ये हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी L/2 हाइट ले लेते हैं। अब आपको बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे mg L है तो L/2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल mg L/2 और माइनस में सर क्यों, रेफरेंस लेवल से नीचे है ना, ये बात पढ़ा दी आपको पिछली क्लास में। तो देखो m 0 में चला गया, ठीक है, 2 0 में चला गया, v इक्वल टू कितना आ गया, √GL। तो मैं बच्चों √GL कैलकुलेशन देखते रहना, कोई गड़बड़ है तो बताना, ठीक है। समझा बच्चों। अब देखो कैसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये कैलकुलेशन में गलत हुआ है। अब देखो ये एक चेन है बच्चों, ठीक है। अब जरूरी होता पूरा पार्ट लीव करे, क्वेश्चन बोला कि जब तब बताओ स्पीड जब इसकी L/3 चेन पार्ट जो चेन है वो हैंग करके, ठीक है, L/3। अब स्पीड बताओ, ठीक। देखो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही, ये रेफरेंस लेवल ले लो, ठीक है, रेफरेंस लेवल और के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, बिल्कुल वही स्टेप लगाने, क्योंकि यहाँ मैकेनिकल से कंजर्व फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो बताएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वहां फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरी चेन अगर स्पीड v है तो पूरा मास स्पीड v से मूव कर हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब सोचना है, L लेंथ का मास m है पूरे, तो L/3 का कितना होगा। तो आप चाहे तो यूनिटरी मेथड लगा लो या वैसे ही सोच लो, कॉमन सेंस है यार। L/3 का मास m/3 होगा ना, इसका मास कितना होगा m/3, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लाई करेगी, इसके सेंटर पे ना, h का h/2 करते थे ना, कितने पे होगी L/6 पे हो जाएगी। कैसे, m मास है, ठीक है, mg L/2 होता है, तो ये लेंथ इतना है ना बस L/6 है, ठीक है, हाफ इंटू m/3 और हाफ कैसे लिख दिया ये, एक मिनट, हाँ देखो बच्चों -m/3 मास mgh लिखना है, माइनस क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है जी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/6, ठीक है, m से m कट जाए, ठीक, v²/2 इक्वल टू GL/18, ठीक है, v² इक्वल टू GL/18, तो 2 9 18 v इक्वल GL/9 का रूट, ठीक है। तो मैं बच्चों अब ये क्वेश्चन था ऐसे, मतलब अब क्या हो सकता है, यहां से रोक रखा हो इस लेंथ से L/3 हैंग कर रहा हो, बताओ टोटल जब ये पूरी स्लिप कर जाए तब बताना, तब बिल्कुल क्या करना है आपको, इसको तो भूल जाओ क्योंकि फिर तो वो नया केस आएगा। L/3 पहले से हैंग करिए फिर छोड़ दिया, जब 2L/3 आ जाए या मतलब टोटल लेंथ गिर जाए तब स्पीड कितनी होगी, तो बिल्कुल ऐसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे यहाँ आप चेन मान लो ऐसे, ठीक है, पूरी चेन जब गिर जाए तो L लेंथ होगी, L/2 पे जहां पे भी गिरे है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से रेफरेंस लेवल इसी को लो, ठीक, करके दिखाता हूं मैं, अगला क्वेश्चन है। तो देखो अब चले ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, देखो जो मैंने अभी सिखाया ना, बताया क्वेश्चन L/3 है, ये इनिशियली यहाँ रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है, पकड़ रखा है इसको, क्योंकि स्मूथ से तो रुक नहीं पाएगी, गिरेगी ही गिरेगी, तो हमने इसको होल्ड कर रखा है। अब मैंने इसको छोड़ दिया,
और पूछा जा रहा है कि जब ये पूरी गिर जाएगी तो इसके एंड यहां से स्लिप कर रहा हो, ठीक है, ऐसे, तब स्पीड कितनी होगी? देखो बच्चों, ये बी यहाँ पे होगा तो स्पीड तो पूरी चेन की एक ही होगी। इनिशियली रेस्ट से चला। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इन क्वेश्चन में इनके सेंटर्स देखने हैं कि कितना होगा L/6। सर क्यों? जहां पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेट करेगी, ठीक है, अभी समझा था ना डेरिवेशन से। और इसका कितना, ये पूरी लेंथ L है, इसकी कितनी होगी L/2, ठीक है। अब देखो K इनिशियल, U इनिशियल, K फाइनल, U फाइनल, ठीक है। अब देखो इनिशियल और रेफरेंस लेवल यही मान लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल से कितना नीचे है, ये माइनस, माइनस लिखेंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है। और कितना वहां से m/3, ठीक है जी। इस वाले टुकड़े की तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन ये तो नीचे हैंग कर रहा है ना रेफरेंस लेवल से, माइनस m/3 g इंटू कितना दूर है बच्चों L/6 इक्वल। अब देखो ये मास m/3 क्यों लिया, क्योंकि केवल इतना हैंग कर रहा है ना, m/3 होगा ना, पूरी चेन का मास है। अच्छा, और पूरी चेन की लेंथ L है, ये अंडरस्टूड है यार, ये क्वेश्चन में बोल नहीं पाऊंगा शायद मैं। अब देखो ये अब पूरी चेन चल रही है तो उसका मास है ना, तो हाफ mv², ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो प्लस में नहीं होगी, वो तो माइनस में होगी ना बच्चों, बोलो माइनस होगा ना, हाँ, क्योंकि नीचे माइनस mg/2, ठीक है बच्चों। देखो ये हो जाएगा mg/2, इधर आ जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है, और ये माइनस में है तो माइनस mg/6 3 कितना होता है 15 mv²/2, ठीक है। और सॉल्व कर लो बच्चों, यहां से कितना आएगा, स्पीड आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें ऐसे बोल सकते हैं L/3 हैंग कर रहा है तो बताओ L/6 जब स्लिप हो रहा होगा ये एंड ये पॉइंट, तब कितना होगा, तो आपको फंडामेंट समझ में आ गया। क्योंकि अब ये चल रहा है तो सारे के ये पूरा आ गया ना रेफरेंस लेवल से नीचे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पूरे के लिए, और काइनेटिक एनर्जी तो पूरी चेन की एक ही होती है, ठीक है। हाँ, अगर तब क्या होता जब यहां नीचे ये आके टकरा रहा होता। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे ये बेस होता है, ये चेन आके रखी जा रही होती है ना ऐसे, तब क्या होता? तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, करते हैं देखो। क्या उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं? तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारी किताबों में है, हमारी इरोडो में है और ये प्रोटो में भी है शायद, कि ये एक चेन है, ठीक है, इसका ये लेंथ L की चेन है बच्चों, और मास है, यहाँ नीचे ग्राउंड है H है नीचे, ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये ऐसे हैंग कर दिया। इनिशियली बिल्कुल इसका जो लोअर एंड है ना वो ग्राउंड से टच हो रहा है, ठीक। पहले क्या था, फ्री चेन थी ना, इस बार ये ग्राउंड से टच कर रही है। अब आपसे कहा कि जब ऐसा कुछ होगा, देखो बच्चों, कि जब स्पीड बतानी है कि जब इसकी यहां ये जो लेंथ है x रह जाए, ठीक है, तब कितनी स्पीड होगी इस चेन की, समझ रहे हो बच्चों? नहीं, मतलब गलत बोल गया मैं। जब ये पूरी लेंथ गिर जाएगी तब स्पीड कितनी होगी चेन की, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कि पूरी चेन नीचे गिर जाएगी तब कितनी स्पीड होगी चेन की, समझा बच्चों? स्पीड कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो अब सोचो एच हाइट ये है, अब थोड़ा ध्यान भी देना, स्पीड पूछा है लेकिन चेन यहाँ रखी हुई तो होगी ना ऐसे, भाई रखी नहीं जा रही होगी। अगर ये h है तो यहाँ कितनी होगी L-H रखी नहीं गई होगी, है ना। तो हमें अब क्या सोचना है, अब क्वेश्चन है कि सर क्या कंजर्वेशन में मैकेनिकल एनर्जी लगा पाओगे? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप सोचो ये टुकड़ा जितनी ये लेंथ L-H यहाँ रखी है देखो फाइनली, है ना, जिस टाइम ये कह रहा है कि ये एंड यहाँ से लीव कर, इस एंड को आप A मान लो, इसको B, कि जब B एंड यहाँ से लीव कर रहा है तब स्पीड कितनी है चेन की ये पूछ रहा है, ठीक है, या B पॉइंट की स्पीड कितनी है। यहाँ क्या हो रहा होगा, जब ये टुकड़ा आया होगा तो यहाँ आके वो इंटरेक्ट करा होगा ग्राउंड से, ठीक है, वो टकराने के बाद रुका होगा, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ गई, है ना। इसका मतलब वो तो लॉस हो गई यार, है ना। ये तो एक ही लाइन पे रखा हुआ है, मतलब ऐसे मान रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों
या काइनेटिक एनर्जी थी वो किसी एनर्जी में लॉस हो गई, तो यहाँ मैकेनिक एनर्जी नहीं लगा सकते। एक तरीका है लेकिन वो बहुत लेंदी है कि जो पार्ट ये है इतने पार्ट को ढूंढो और उसकी मैकेनिक एनर्जी सोचो, तो कंफ्यूजिंग है बहुत। ठीक है, समझ में आया? पहले हम यहाँ कंजर्वेशन में मैकेनिक एनर्जी क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये ग्राउंड पे आकर रखा गया, तो इसकी एनर्जी कहाँ है यार, उसको कैसे ढूंढोगे? हम तो टोटल की मैकेनिक एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो यहाँ ये तरीका सही नहीं है। तो फिर क्या करें? समझ में आ रहा होगा अब आपको कि कैसे पहचानना है क्वेश्चन में, क्योंकि ये ग्राउंड पे आकर रखी जा रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में लॉस हो रही है। ठीक है, कोलिजन कह सकते हो आप। तो देखो अब यहाँ क्या किया जाता है, जो मैं इसके बीच में एक सिचुएशन मानता हूं कि जब कुछ टुकड़ा ऐसे मान लो कि यहाँ ये एक्स लेंथ हैंग कर रही है, ठीक है, और बाकी ये ऐसे कुछ हो रखा है ऐसे, ठीक है, ये एच है, ठीक है, एच लेंथ है, और ये एक्स लेंथ रह रही है अभी, ठीक है, और फाइनली ये बी यहाँ पहुंच जाएगा, अभी बी यहाँ है, फिर बी यहाँ पहुंचा, फिर ये। इस सिचुएशन को देखते हैं। तो देखो बच्चों और ये लेंथ यहाँ कुछ रखी होगी पहले, आई होगी जो वो कितनी होगी, जैसे ये लेंथ है एल माइनस एच, ठीक है, ये जो यहाँ रखी होगी ये होगी एल माइनस एच माइनस एक्स। वो अलग बात है, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन बता दिया मैंने, एल माइनस एच माइनस एक्स डिस्टेंस होगी। अब आप क्या काम करो बच्चों, जैसे यहां से इसको तोड़ दो, ठीक है, और ये दो ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे, याद है बच्चों लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था आपको, ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, और एक्सीलरेशन ये है, बताया था ना। तो हमने क्या काम किया था, एक्सीलरेशन कैसे लिखते थे हम मैं एक तरीका हमारे पास कि हम इसका मास जो भी ये टुकड़ा है इसका मास ले लेते हैं एम डैश, ठीक है, एम डैश जी, और ये कितना हो जाएगा एम डबल डैश, है ना, एक मिनट बच्चों, इसका मास एम डबल डैश ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो आ रहा होगा बच्चों, ये टुकड़ा यहाँ और ये नीचे गिर रहा होगा। क्या चीज बताई थी आपको, एक्सेलरेशन जब लिखते हैं डायरेक्ट आपके पास एफबीडी बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक तरीका सिखा रखा है आपको कि क्या करना है बच्चों ऐसे केस में आपको, कि जो डाउनवर्ड फोर्स होता है, ठीक है, रस्सी के अलॉन्ग, उसको लिखो, है ना, अपॉन टोटल मास लिखो, एम डैश अपॉन एम प्लस एम डैश, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो मैं, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो क्या करो, एम डैश जी माइनस टी इक्वल टू एम डैश ए, और यहाँ लिखो टी इक्वल टू एम डबल डैश इक्वल टू टी इक्वल टू एम डबल डैश इंटू ए, और दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, टी हट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो यार, अब इतना पढ़ा दिया मैंने, यार नहीं पता तो लॉज ऑफ मोशन की कोई क्वेश्चन मतलब वीडियो प्लेलिस्ट में दिखाई देगी आपको, मेरे चैनल पे जाके देखो तसल्ली से, ठीक है। अब देखो एम डैश, एम डैश कितना होगा बच्चों, कितने टुकड़े का मास, तो हम इस चेन का ना लीनियर मास डेंसिटी ले लेते हैं बाय एल, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू, डायरेक्ट क्या करते जाएंगे बच्चों, वो लेंथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इतने हिस्से का मास है जो हैंग कर रहा है, ठीक है, जो रखा गया उससे कोई लेने देना, ठीक है, इंटू जी अपॉन इस टुकड़े का मास वही एम बाई एल इंटू एच प्लस इस टुकड़े का मास कितना होगा एम बाई एल इंटू एक्स, है ना, एम बाई एल ये कट गया, कितना आ गया बच्चे ये एच अपॉन एच प्लस एक्स इंटू जी, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन मिला। अब क्या काम करना है बच्चों, इस एक्सेलरेशन से आपको पता करना है कितनी स्पीड से चल रहा होगा भाई, ठीक है, ये तो पता करना है। एक्सेलरेशन यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन जो है बच्चों एक्स का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, एक्स बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगा। तो दो चीजें बता रखी है मैंने, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिखना चाहिए जब टाइम का फंक्शन हो, जब एक्स का फंक्शन सोचना हो तो क्या लिखते हैं वी डीवी बाई डी एक्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा थोड़ा डायग्राम को ऐसे कर, ठीक है, तो देखो हमने क्या काम किया, एक्सेलरेशन को लिखा वी डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, और ये एच जी अपॉन एच प्लस, ठीक है बच्चों। देखो अब, और यहाँ तो माइनस लिखेंगे हम सर, क्यों, देख लो बच्चों आप इस बात को ध्यान दो, यहाँ एक्स घट रहा है,
जो हम एक्सेलेरेशन में dv बाई dx या कभी भी v इक्वल टू dx बाई dt होते हैं, x बढ़ने की वैल्यू को बोलते हैं। यहाँ x क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, माइनस dv बाई dx। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा माइनस माइनस v dv ना, और h g dx अपॉन h प्लस। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड बच्चों, क्योंकि वेरिएबल है ना, अब बाद वाले पोजीशन पे पूछना है। तो बताओ, अब x की वैल्यू देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो एक मिनट, पहले मैं आपको लिमिट लेना बताता हूँ। x की वैल्यू इनिशियल कितनी है बताओ, l माइनस एच, है ना, और यहाँ आके कितना हो गया x, घटते 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 जीरो हो गया ना। और जब ये l माइनस एक्स है, x की वैल्यू l माइनस एच, उस टाइम स्पीड कितनी है, जीरो। देखो वही चीज मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ। देखो x की इनिशियल वैल्यू l माइनस एच है, स्पीड जीरो है, और जब x जीरो हो गया तब स्पीड हो गई v माइनस वी स्क्वायर बाई टू एच जी। वन अपॉन एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, है ना, तो जी एच, और ये हो जाएगा एल माइनस एच, ये जीरो। ओ देखो बच्चों, लॉग ऑफ एच प्लस एक्स, ठीक है, और एल माइनस एच और जीरो। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे। और देखना बच्चों, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। और लॉग एच प्लस एक्स, ठीक है, एक्स की जगह पहले जीरो रखूंगा तो लॉग एच माइनस लॉग एच प्लस एल माइनस एच। ठीक है, देखना बच्चों, फिर मैंने एक्स की जगह एल माइनस एच रखा, ये देखो एच से एच कट गया। ठीक है, और माइनस वी स्क्वायर बाई टू एच इंटू जी। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग बाय, देखो लॉग एच माइनस लॉग एल है तो लॉग ए बाई बी हो जाता है, लिखा, और v इक्वल टू माइनस टू जी एच, है ना, इंटू लॉग एच बाय एल। ठीक है, वी स्क्वायर, और ये लॉग माइनस में है ना, तो वी स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हो, माइनस को बच्चों वहां लिख सकते हो लॉग ऑफ एल बाई एच। माइनस होता है तो उल्टा कर देते हैं ना, लॉग में ऐसे कर देते हैं इंटू टू जी एच, है ना, इसको एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, फिर ले जाते हैं उधर, वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच लॉग एल बाई एच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये स्पीड आ गई। क्लियर है, ये स्पीड की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर मैं दूं तुम्हें, एक देखो, जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों कई बार कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कई बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कई बार वर्क एनर्जी पावर में अलग अलग जगह पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, आज की वीडियो में हम चेन के सारे क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में है कि एक चेन है, ठीक है, चेन है लेंथ एल की, ऐसे, ठीक, और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये एल लेंथ की चेन है और इसको फ्री छोड़ दिया ऊपर से, तो ये गिरनी शुरू होगी ऐसे, टिक 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 टिक, मतलब ऐसे सिचुएशन दिखाता हूं मैं, ये कुछ ऐसे होगा बच्चों माहौल, ऐसे होगा, ये ऐसे, यहां से एक्स लेंथ गिरी नीचे, तो पूछा जा रहा है कि एक्स लेंथ ये गिर चुकी है ऐसे, ठीक है, और ये और पार्ट गिरने वाला है, तो ये कितना एवरेज फोर्स एक्सर्ट करेगा, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted by chain on the floor when length x will fall। ठीक है, मतलब लेंथ x गिर जाए, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब यहां थोड़ा समझने वाला है, ये क्वेश्चन कोई चीज बार बार आके टकरा रही है तो फोर्स पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का नहीं है, ये क्वेश्चन है बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ का। ऐसे सोचना होता है क्वेश्चन को, कोई चीज टकरा के जब मोशन पैदा करती है तो F इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको सिखाया था मैकेनिक्स में, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो,
आप ऐसे सोचो, मान लो ये टुकड़ा गिरा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस से, समझ रहे हो बच्चों, एक्स डिस्टेंस से गिरा, तो ये कितनी स्पीड कर लेगा अपनी v, और ये भी कितनी कर लेगा, स्पीड v कर लेगा, है ना। तो सोचो अगर कोई इस ऑब्जेक्ट स्पीड v से आता है तो जो फोर्स लगाता है होता है बच्चों dp बाई dt, ठीक है, मानते हो बच्चों, dp बाय dt, dp कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, समझ रहे हो बच्चों। फिर ये मास क्यों लिखा, डीएम क्यों लिखा, भाई छोटा सा टुकड़ा सोचो, ऐसे सोचो कि मान लो ये टुकड़ा है यहाँ पे मान लो चाहे एक डीएम मास है, ठीक है, तो उसकी लेंथ हमने क्या मान ली बच्चों, डी वाई मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ डी वाई, वो आके गिरा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं लैम्डा इंटू डी वाई, मास हो जाएगा ना बच्चों उसका, इंटू बी बाय डी, है ना। सोचो डी वाई लेंथ, सर आपने डीएक्स क्यों नहीं लिखा, भाई वो एक्स लेंथ तो वो है, ठीक है, हम यहां मान रहे हैं कि डी लेंथ डी एक्स लेंथ डी वाई नीचे गिर गया, ठीक, तो डी वाई नीचे मतलब डीएम लेंथ है, डीएम मास है जो आके टकराएगा, और उस मास की जो हम लेंथ देख रहे हैं वो डी वाई है, तो कितनी स्पीड से टकराएगा, जिस एंड जितनी स्पीड इस एंड की होगी उतनी स्पीड यहाँ पे भी तो होगी, है ना। तो आप अब देखो, अब मैं यहां लिख रहा हूं लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी टी इंटू बी, तो डी वाई बाई डी टी क्या है, तो वाई का जो चेंज है वो भी तो वही चेंज है ना जो एक्स का चेंज है, सोचो, तो उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, और लोग इसको डीएक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात है कि यार ये डी वाई लेंथ ये है जो यहाँ जस्ट टकराने वाला है ग्राउंड से, तो देखना लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा, तो लैम्डा वी स्क्वायर हो गया बच्चों, इसको भी तो स्पीड लिखेंगे आप। अब ये क्वेश्चन है कि ये स्पीड कितनी होगी, है ना, तो बच्चों स्पीड ये फ्री फॉल कर रहा है, ये टुकड़ा अगर मान लो यहाँ पे एक टुकड़ा वो फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल में क्या होता है स्पीड, अंडर रूट 2gh, ठीक है, अंडर रूट 2gh, तो लैम्डा, है ना, और जी एच, मतलब एच नहीं लिखेंगे एक्स लिखेंगे, फिर है ना, तो देखो यहां हो जाएगा फोर्स लैम्डा इंटू 2gx, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये फोर्स आ, अब क्वेश्चन आया कि क्या सर टोटल फोर्स यही है ना, एक फोर्स बच्चों वो भी तो है जो यहाँ रखा हुआ है ग्राउंड पे, वो भी तो दबा रहा होगा ना ग्राउंड से, तो जो टोटल फोर्स होगा, टोटल वो ये फोर्स प्लस वेट होगा, ठीक है, वेट, और कौन से का, जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो 2 लैम्डा जी एक्स प्लस, ये ग्राउंड पे कितना रखा है बच्चों, लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों ये 3 लैम्डा जी इंटू एक्स, ठीक है, टोटल फोर्स। अगर कहे कि पूरी लेंथ गिर गई तो एक्स की जगह क्या रख दोगे, एल, है ना, 3 लैम्डा जी एल, वो 3 एम जी आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा में क्या लिख रखा है एम बाई एल, तो लैम्डा की जगह एम बाई एल लिखोगे, और एक्स की जगह पूरी चेन गिरने पे एल लिखोगे, तो 3 एम जी आंसर आता है जब पूरी चेन गिरती है। आपको लगेगा सर एम जी होना चाहिए, नहीं, टकराने से भी फोर्स पैदा हो रहा है, और जो वेट ऑलरेडी रखा जा रहा है ग्राउंड पे वो भी तो फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है, तो दो फोर्स हो जाते हैं, एक वेट का और एक किस चीज का, जो टकरा के फोर्स पैदा कर रहा है, ठीक है। यहां हो सकता है किसी बच्चों को डाउट हो कि सर ये स्पीड v इक्वल टू रूट जी एच, तो आप ऐसे लिख रहे हो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लिखी जा सकती है ये, तो क्या सर यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है, तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जो पार्ट नीचे गिरा है वो कितना है बच्चों, जो अभी हवा में ही है, तो अगर मैं x ये कह दूं तो ये l माइनस एक्स लेंथ है, ये बहुत ध्यान से समझना बच्चों इस बात को, इस l माइनस एक्स लेंथ की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व है, ठीक है, l माइनस एक्स लेंथ की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है केवल इसकी, लेकिन जो सिस्टम यहां रखा गया इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं, जैसे मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बोला कि जो सेगमेंट ग्राउंड पे आ जाता है वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को लॉस कर देता है हीट की फॉर्म में, ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बच्चों। में लगता है कि सर इस स्पीड को रूट 2g/, जो हमने रूट 2gx लिखा है ना, ये सर इसको वेरीफाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, तो आप इस टुकड़े की मैकेनिकल एनर्जी, समझ रहे हो बच्चों, इस टुकड़े की अगर मैकेनिकल एनर्जी का आप काउंट करो तो उस मतलब इक्वेट करो तो आंसर आएगा, मैं दिखाता हूं देखो, क्योंकि ये आपको सीखना है, जब तक आपके दिमाग में गलत फहमियां रहेंगी बच्चों
तब तक आप बढ़िया एग्जाम का क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस टुकड़े ने तो लॉस कर ली अपनी मैकेनिकल एनर्जी, है ना, इसकी तो कंजर्व रहनी चाहिए। तो ये कितना होगा, यहाँ होगा ना। एक बार ध्यान से सोचो, जैसे सोचो यहाँ तक है बच्चों, ठीक है, ये एक्स लेंथ है, ठीक है, और मैं सोचूं कि यार जितना ही नीचे गिरा, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, एल माइनस एक्स। ये एल माइनस एक्स वो है ये जो यहाँ आ गया, सोचो ये बात, वही एक्स तो ये यहाँ नीचे गिर गया, तो ये एल माइनस एक्स हुआ, टोटल जोड़ के देखना एल प्लस एक्स। तो तुम क्या करो, ये रेफरेंस लो, ठीक है, और इस रेफरेंस से ये तो हमने नोट कर लिया, समझ में आ गया हमें। अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि जब ये इतना गिर जाएगा तो क्या स्पीड v रूट टू जी एक्स जो लिखी है वो सही है गलत है। तो ये करने जा रहे हैं तो इस चीज को मिटा देते हैं, ठीक है, सारे को मिटा लेते हैं। अब देखो, तो ये रेफरेंस लेवल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, क्यू फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, केवल इस टुकड़े की देख रहे हैं जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। इसका मास कितना होगा बच्चों, एम डेस मान लेते हैं मास, और जी, और हाइट कितनी हुई, तो एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू। यहाँ है ना रेफरेंस फ्रेम, इससे ऊपर देखना है, तो एल माइनस एक्स तो पूरी लेंथ है तो आधे पे होगा, और एक्स और जुड़ेगा, तो एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम डैश बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम डैश बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, बताना जरा। एम डैश अब कितनी होगी, अब फिर एम डैश जी एल माइनस एक्स बाय, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखो बच्चों, सोचो, एम डैश कट गया, ठीक है, जी और ये 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, ये वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एल माइनस एक्स बाई टू। अब इधर ले आओ, टू भी कट गया सबसे, ठीक है, तो जी एल प्लस जी एक्स, ये जी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आएगा माइनस जी एल और माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर ये कट गया, बी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स, वन डबल टू जी। तो यहाँ आपको ये भी पता लगा कि कौन से पार्ट की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करी जा सकती है और कौन से की नहीं। तो जो फ्री है, ठीक है, जो अभी टकराया नहीं ग्राउंड से, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर ली हमने। क्लियर है बच्चों। तो अब देखो ये आ गया था आंसर। और अगर आपको पहले टाइम में समझ में आ गया था कि यार फ्री फॉल हो रहा है, अभी तो टकराया नहीं है, तो जो टुकड़ा फ्री फॉल कर रहा है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी एमजी स्पीड रूट टू जी एच ही लिखी जाती है ना। अब देखो, क्योंकि बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को ज्यादातर क्लास में जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहां डाउट आते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो पूरी कोशिश करी जा रही है कि इस वीडियो में आपको सारी बातें पता लग जाए इसकी, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक बड़ा पेट सा क्वेश्चन है बच्चों ये, ओ देखो, जैसे क्वेश्चन है कि एक चेन, ठीक है, ये ऐसे हैंग कर रही है, और एल बाई थ्री मास इसका हैंग कर रहा है बच्चों, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसको पूरा ऊपर खींचने में कितना वर्क होगा, पूरा ऊपर खींचने में कितना वर्क होगा, ठीक है। तो देखो टोटल मास एम है, इसका लेंथ है, तो एक बात सोचो बच्चों, इसका सेंटर कहाँ एक्ट कर रहा हो, एल बाय सिक्स, ठीक है, एल बाय सिक्स। इसका मास कितना होगा, एम डैश, ठीक है। इसे पूरा खींचने में वर्क पूछ रहा है, ये ऐसे हैंग कर रहा है, तो वर्क डन बताओ इसे पूरे को खींचने में, ठीक है। तो देखो भाई, जब आप इसे लाओगे तो ऐसे रखोगे, ठीक है, तो कितने मास को लिफ्ट कर रहे हो आप, इतने को लिफ्ट कर रहे हो ना, तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही तो वर्क डन होगा, एम डैश जी, है ना। एम डैश मास कितना होगा बच्चों, एल बाई थ्री हैंग कर रही है तो ऑब्वियसली एम बाई थ्री, अंडरस्टूड है। जी और एच कितना होगा, तो ये इसका मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा, यहाँ अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई टू पे होती है, तो एल बाई सिक्स पे, तो एच एल बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। एम जी एल बाई
18। ठीक, अगर आपने खुद किया हो अभी वीडियो पॉज करके तो आपका आंसर आता है, ज्यादातर बच्चों का आंसर आता है mgl/3। ठीक है, सॉरी, mgl/9 आता है, हमारा आ रहा है 18। कारण वही आ गया ना समझ में कि सेंटर पे एक्ट कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे वर्क वर्क के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है वर्क डन, तो एक तरीका ये भी था, mg ऐसे dm मास को मतलब इस मास को लेके जाना है आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x डिस्टेंस लेके जाना है, ये x है और ये थिकनेस है dx, तो इस मास को x डिस्टेंस ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dm इंटू जी इंटू एक्स। तो dm कितना होगा, m/l इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू, क्या बच्चों, तो ये m/l इंटू जी बाहर ले लो, x dx, और x की लिमिट रखो कितना, l/3, और फिर कितना कर देना है 0, तो भी आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन मेथड से भी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें कर्व पे रखे होते हैं ये चेन। ठीक है, वो क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, पोटेंशियल रेफरेंस लेवल पर तो डिपेंड करती है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब जैसे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है बच्चों, ये एक हेमिस्फीयर है और ये रेडियस r है, ठीक, यहाँ एक चेन ऐसे रखी है बच्चों, ऐसे, ठीक है, इसकी लेंथ l है बच्चों, ये तो पूछा जा रहा है कि इस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये रेफरेंस लेवल है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अब इतना तो अंडरस्टूड हो गया हमें बच्चों कि ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा इक्वल टू l/r होता है, तो पता है ना, तो एंगल पता है। ये क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि पूरी चेन यहां तक होती, तो भी पूछ सकता है आपसे, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, π/2, है ना। यहाँ लेंथ दे रखी है तो इस तरीके से। अच्छा, लैम्डा याद रखो हमेशा अपना, लैम्डा इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब पोटेंशियलिटी लिखनी है, तो क्या करो बच्चों, यहाँ देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है बच्चों, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो इतना ज्यादा टेंशन ना ले इस क्वेश्चन की। जैसे ऐसे सोचो, ये फाइव, ठीक है, और d5 बनाते एक छोटा सा एलिमेंट देखो यहाँ, सोचो इसका मास हमने मान लिया dm। ठीक है, लेंथ कितनी होगी बच्चों इसकी, लेंथ आपको पता होनी चाहिए, ये लेंथ होती है बच्चों rd5, होती है नहीं, फिर मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ ऐसे, ये एंगल है d5 ये वाला, और ये लेंथ है बच्चों कितनी, dl, और ये रेडियस r, तो dl इक्वल टू rd5 होता है नहीं, d5 इक्वल टू dl/r, तो dl इक्वल टू rd5। ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, नहीं किया तो देख लो भी यहाँ। ठीक है, अब सोचो इस छोटे से मास की पोटेंशियल की हाइट देखो कितनी है, तो कितनी हो जाएगी बच्चे, r cos फाइव, है ना, यहाँ से ग्राउंड से पोटेंशियल इसकी, छोटा सा मास तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, तो dmgh, तो dm कितना होगा बच्चों बताओ जरा, लैम्डा इंटू dl, ठीक है, जी h कितना है, r cos फाइव। ठीक है, लैम्डा इंटू dl इंटू जी r cos फाइव, ऐसे लिख सकते हैं, और dl की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, rd5 g r cos फाइव। ठीक है, लैम्डा r g r स्क्वायर जी cos फाइव d5। ठीक है, d ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब टोटल इंटीग्रेशन करोगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी ना, इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ फाई कितना होगा, 0 से थीटा, है ना भाई, पहला एलिमेंट कहाँ माना जाएगा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, यहाँ पे, तो 0 पे, और फिर बढ़ते बढ़ते एंगल फाई कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर, है ना, तो फाई 0 से थीटा। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बोलो, हाँ, माइनस साइन फाई, तो माइनस साइन फाई 0 से थीटा, ऐसे लिखा, लेमडा आर स्क्वायर जी, ये हो जाएगा बच्चों, साइन 0 कितना होता है, 0, माइनस cos फाई का इंटीग्रेशन, नहीं बच्चों, cos फाई का इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई होता है, मैं ही गलत था, तो साइन थीटा। ठीक है, लेमडा, लेमडा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे m/,
एल इंटू आर स्क्वायर जी और साइन थीटा की जगह एल बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक करेंगे, इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक, हमने क्या किया फिर बता देता हूँ कि एक मास लिया, ग्राउंड से हाइट देखी तो आर आर कॉस फाई हाइट हुई, तो मास की वैल्यू डीएम इंटू लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल होता है ये लेंथ आर डी फाई। ठीक है ये, ठीक है बच्चों, और उससे पोटेंशियल एनर्जी देखी। ठीक, अगर यही क्वेश्चन होता है कि पूरी चेन यहां तक होती, क्या कर देना बच्चों, बस इतना सा काम करना है, 0 से पाई बाय 2 करते हैं। ठीक है, बस, तो साइन पाई बाय 2 आ जाता 1, तो इतना रह जाता। ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। जैसे हाँ, अगर मान लो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, देखो इसी में समझो, इसमें पूरे में चेन होती है बच्चों। देखो चेन ना ऐसे होती है पूरे में। ठीक है, तब क्या करते हैं, और इधर भी होती है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला होता है, लिमिट यहाँ पे क्या करनी थी, इधर देखो फाई यहाँ से लिया, इधर पीछे जाना होता है बच्चों आपको। ठीक है, और कहां तक, माइनस पाई बाय 2, देखो यहाँ नीचे उल्टा जाओगे ना, माइनस पाई बाय, और थीटा की बजाय कितना होता है फिर इधर कितने तक जाते हैं, प्लस पाई बाय 2। ये काम करते हैं अगर पूरे हेमिस्फेयर पे ऐसे रखी होती है चेन। ठीक है, तो मैं बच्चों, तो ये काम करना था। ठीक, तो ये यहाँ पे 2 हो जाता, डबल हो जाता, तो जो अभी मैंने एनर्जी बताई थी ना ये हट जाता, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू आ जाता। ठीक है, तो दूसरा तरीका के पास पता लगा। अब देखो इसके बाद बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा बना दिया डायग्राम, यहाँ मान लेते हैं ये कैसे ट्रैक है। ठीक है, और इसका रेडियस आर है। ठीक है, फिर ऐसे सीधा है ये, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये चेन ऐसे रखी हुई है। ठीक, ऐसे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि देखो अगर ये फिसल जाए तो ऐसे जाएगी, तो इसका मान लो ये एंड ए है और ये बी है, तो जब ये एंड बी यहां तक पहुंच जाएगा तब स्पीड कितनी होगी चेन की। पहला क्वेश्चन तो ये कि यार इसमें पहले पता लगे हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे आपने यहां से फाई ले लिया। ठीक है, फाई एंगल ले लिया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई। ठीक है, और ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, आर डी फाई। पता है ना बात, इसका मास आ गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से देखो ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये आर है ये फाई है, तो ये आर कॉस फाई। ठीक है, और ये पूरी आर है, तो एच कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस फाई। तो इस रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, एक छोटा सा मास जो ये डी एम इंटू जी एच, एच होगा आर माइनस आर कॉस फाई। मानते हो भाई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो, तो डीएम कितना होगा बच्चों, लैम्डा इंटू डी एक्स, कुछ तो लेंथ होगी ना इसकी, इंटू जी इंटू आर माइनस आर कॉस फाई। ठीक है, अब लैम्डा कितना होगा, लैम्डा होगा बच्चों, नहीं लैम्डा नहीं, डीएक्स, डीएक्स के हमने क्या पढ़ा है, आर डी फाई, तो आर डी फाई जी आर माइनस आर कॉस। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर इसका टोटल कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेशन करना होगा, लैम्डा आर स्क्वायर जी, देखो आर यहाँ से कॉमन लिया ये इधर, और 1 माइनस कॉस फाई टी फाई। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ फाई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो फाई यहाँ पे कितना होगा इस एलिमेंट, 0। भाई सबसे पहले एलिमेंट यहाँ ऐसे बढ़ते 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 फाई से बढ़ेगा ना, कितना तक हो जाएगा, 90 तक, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो लैम्डा आर स्क्वायर जी
इंटीग्रेशन करो, 1 का कितना होगा बच्चा, फाइव, माइनस कॉस फाइव का कितना होता है बच्चा, अभी पढ़ा था, कॉस फाइव का साइन फाइव, ठीक है, और 0 से पाई बाई टू, ठीक है। तो लेमडा आर स्क्वायर जी, और ये हो जाएगा, पहले पाई बाई टू रखेंगे, माइनस साइन पाई बाई टू, कितना होता है बच्चों, साइन 91, फिर माइनस 0 रखना है तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो बस यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिख सकते हैं, Q इक्वल टू लेमडा आर स्क्वायर जी पाई माइनस 2 बाई 2, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। समझा बच्चों। क्वेश्चन है कि जब ये यहाँ से लीव करके चेन ऐसे हो जाएगी तब स्पीड कितनी होगी, तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो इतने क्वेश्चन करा दिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू चेन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी जब ग्राउंड पे आएगा, तो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लैम्डा आर स्क्वायर जी बाई टू इंटू फाइव माइनस टू, और मास की जगह क्या लिख सकते हो, इसके मास की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल, है ना। अगर लेंथ दे रखी है, लेंथ नहीं दे रखी है तो आपको पता है लेंथ कितनी होगी, बताना जरा बच्चों, है पाई आर बाई टू नहीं होगी बच्चों, है ना। तो लैम्डा की जगह लिख सकते हो, मास की जगह मास ये दे रखा है बी स्क्वायर, लैम्डा की जगह लिख लो एम बाय लेंथ, पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर बाई टू, आर स्क्वायर बाई जी इंटू टू, बाकी कैलकुलेशन आगे कर लो, ठीक है। तो यहाँ चेक करो कोई कैलकुलेशन में एरर तो नहीं होगी, नहीं वैसे एरर। तो इस तरीके से आपने स्पीड कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि यार कहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, कहाँ नहीं करनी है। अब इसमें फ्रिक्शन का भी क्वेश्चन आ जाए कभी, जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है बच्चों। जैसे क्वेश्चन आया कि एक चेन है बच्चों, ये ऐसे हैंग कर ली, ठीक है, ऐसे। तो ओ एक मिनट, ओ ये क्या, रुको बच्चों। क्वेश्चन है कि ये एक चेन है ऐसे रखी, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ रफ सरफेस, ऐसा क्वेश्चन लिया म्यू, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा जा रहा है कि ये चेन से ना मास ऐसे लाइट नीचे गिरना शुरू हो, ठीक, ऐसे। तो जब ये पूरी चेन नीचे गिर गई तो कितना वर्क हुआ फ्रिक्शन से, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन बच्चों कोई ग्रेविटी व्रेविटी के अगेंस्ट नहीं काम करता, स्लिपिंग के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो देखो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो ऐसे एक बीच का डायग्राम बनाओ, जैसे पूरा पूछा है कि पूरा गिरने में, ठीक है, बीच का एक डायग्राम बनाओ जिसमें मतलब ये ऐसे हो कि मान लो एक्स लेंथ वेरी, ठीक है, ऐसे। तो सोचो बच्चों, मान लो यहाँ पे हमने ऐसे एक डीएम मास लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और उसको मूव कराना है, ठीक है, सॉरी एक मिनट बच्चों, मान लो इसका मास एम डैश है, ठीक है, इस पूरे को एक्स से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है डीएक्स, पूरे मास को लेके, भाई सारा मास एक साथ चल रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा मास चल रहा है, पूरा एक साथ चल रहा है, तो वर्क डन, अच्छा देखो मास बदल रहा है तो फोर्स भी बदल रहा होगा, तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लेते हैं, क्या माइनस अपने आप लगता है फ्रिक्शन में, यहाँ मोशन का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो देखो फोर्स कितना होता है म्यू एम जी, तो म्यू एम डैश इंटू जी इंटू डी एक्स, माइनस म्यू एम डैश कितना होगा बताना जरा, एम बाई एल इंटू एक्स, कैसे सर, लैम्डा इंटू एक्स करती है, इतना मास ही तो हैंग कर रहा है, मतलब अभी रखा है जिसपे वर्क हो रहा है, ठीक है, इस इंस्टेंट, इंटू डी एक्स, माइनस म्यू एम बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। मुझे बताओ एक्स कितना होगा, एक्स की लिमिट, तो पहले एक्स कितना है एल, और फिर कितना हो जाएगा फाइनली, देखना यहाँ पे घटते घटते एक्स घटता जा रहा है, जीरो नहीं हो जाएगा जब पूरी चेन गिरेगी, माइनस म्यू एम बाय
स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कर दिया मैंने, ये नहीं, एल, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, एक्स बाई 2, ठीक है, और एल से 0। देखो बच्चों क्या करेंगे, माइनस म्यू बाय एम इंटू एल, ऐसे लिखा बच्चों, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, समझा बच्चों। अच्छा, और ये हो जाएगा माइनस जी कहाँ गिर गया, जी भी था एक, तो ये आ गया म्यू एम जी एल स्क्वायर बाय, ठीक है, माइनस प्लस हो जाए, समझा बच्चों, लिमिट रखेंगे तो इस तरीके से आपने इस सारे चेन के क्वेश्चन करा दिए, मैंने हर कैटेगरी का क्वेश्चन करा दिया। अब कोई भी क्वेश्चन करो आप, ठीक है, आपको समझ में आ गया कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, कब यहाँ पे नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में क्यों नहीं की, क्योंकि फ्रिक्शन है तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, बेसिक फॉर्मूला से वर्क करेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक और बात, जब आप पढ़ाई करते हो और सेल्फ स्टडी स्पेशली कर रहे हो रात के टाइम या किसी भी टाइम, तब आपके डाउट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर आपके डाउट हो जाते हैं और डाउट आपको नहीं मिले, टीचर अवेलेबल ना हो, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो इंडिया का जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म एजुकेशन का अनअकैडमी बच्चों, वो आपके लिए एक बढ़िया फीचर लेके आया है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा रेफरल कोड अनअकैडमी में है, उज्जवल के लाइव। तो अगर मेरा कोई भी प्लस कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। देखो अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर है बच्चों, बहुत अल्टीमेट है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। आप इसके फायदे बता देता हूं पहले भाई। जैसे आप किसी भी टाइम अपने डाउट पूछो, आपके जैसे गूगल वगैरह पे आप क्वेश्चन डाउट डालते हो, तो होता क्या वहां प्रॉब्लम कि आपने डाउट डाला तो क्वेश्चन कुछ और है, निकलता कुछ और है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है और वीडियो के साथ है, ठीक है। सोल्यूशन तो नेट पे मिल जाते हैं, लेकिन सोल्यूशन यहाँ वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन है, तो ये ज्यादा बेटर है। और कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों आप, अनलिमिटेड क्वेश्चन, ठीक है, फ्री है सर। देखो आपको क्या करना है, कैसे इससे डाउट पूछते हैं आप। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, अपनी कैटेगरी चूज करो, सीबीएसई जेई मेन कौन सी कैटेगरी है। फिर आप उस क्वेश्चन को क्लिक लो या गैलरी से अपलोड करो और उसको क्रॉप करो, ठीक है। क्रॉप करने के बाद बच्चों फिर सब्जेक्ट चूज करना चाहिए आपको, सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, ठीक। सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको उसे भेज देना है, ठीक। और उसे भेजने के बाद बच्चों आपको आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। तो अगर कोई नया क्वेश्चन है तो विद इन आवर आंसर मिल सकता है आपको। तो ये मतलब बढ़िया तरीका है। दूसरा, अब इसका लर्निंग ऐप के लिए लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप उन्हें देख सकते हो, वहां से ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड आप दे सकते हो बच्चों, रेफरल कोड उज्जवल के टाइम, ठीक है। तो इससे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा।